आज हम लोग नॉन कोऑपरेटिव गेम्स की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में नॉन कोऑपरेटिव गेम के एग्जाम्पल के तौर पे कैदियों की दुविधा मॉडल की चर्चा की गई थी और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की फर्म्स के लिए, उसको भी बताया गया था। एक बार फिर इसको याद करिए, नॉन कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव गेम्स। अगर 2% जीरो सम गेम कांस्टेंट नहीं है, जीरो सम गेम नहीं है, कांस्टेंट सम गेम नहीं है, वेरिएबल सम गेम है, तो इसमें दो तरीके के गेम्स इन्वॉल्व होंगे। एक तरीके के गेम्स कोऑपरेटिव गेम्स हैं और दूसरे नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। परिभाषा के तौर पे हम कह सकते हैं, अ गेम इज कोऑपरेटिव गेम, अ गेम इज कोऑपरेटिव गेम if the players can negotiate binding contracts that allow them to plan joint strategies। एक खेल सहयोगी खेल होगा अगर खेल के खिलाड़ी, प्लेयर्स, फर्म्स, दो पक्ष आपस में बातचीत कर सकते हों और बाध्यकारी अनुबंध, बाइंडिंग कमिटमेंट्स, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, बाध्यकारी अनुबंध बना सकते हों, ये संभावनाएं हों, तो ऐसा खेल एक सहयोगी खेल होगा। इसके विपरीत, अगर किसी खेल में जो दो पक्ष इन्वॉल्व हैं उनके बीच में कोई बाध्यकारी अनुबंध, कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाने की संभावना न हो, तो ऐसे खेल को हम गैर सहयोगी खेल, नॉन कोऑपरेटिव गेम कहते हैं। A game is non-cooperative game if the players find that negotiation and enforcement of binding contracts are not possible. तो ये एक मेजर डिफरेंस है कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव गेम्स के बीच का। 1950 और 60 के दशक में सामान्यतः खेल सिद्धांत में जिन खेलों की चर्चा ज़्यादा हुई, जिनको ज़्यादा डिस्कस किया गया, वो कोऑपरेटिव गेम्स थे। कारण स्पष्ट है कि जो बिजनेस वर्ल्ड था वो उतना चैलेंजिंग नहीं था, इसलिए सहयोगी खेलों की संभावनाओं और उनकी बातों और उन खेलों की चर्चा ज़्यादा हुई। लेकिन जैसे जैसे उसके बाद आज के समय में हम देखें, 60 के दशक के बाद से जैसे जैसे बिजनेस वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स होता है, अनसर्टेनिटीज और रिस्क बढ़ती हैं, उन बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच में फर्म्स के बीच में कोऑपरेशंस की पॉसिबिलिटीज कम होती है, कंपटीशन की, नॉन कोऑपरेशन की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं। ऐसे में नॉन कोऑपरेटिव गेम्स आधुनिक वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगेन दैट वाज द रीज़न कि 1994 में जॉन नैश को खेल सिद्धांत के अंतर्गत नोबेल पुरस्कार मिला था और उन्होंने अधिकतर जिन खेलों की चर्चा की, जो खेल जो वास्तविक व्यवहारिक बिजनेस वर्ल्ड के नज़दीक थे, वो नॉन कोऑपरेटिव गेम्स थे। तो जो आज का वर्ल्ड है, जो मॉडर्न गेम थ्योरी है, वो नॉन कोऑपरेटिव गेम्स की है। इन नॉन कोऑपरेटिव गेम्स के अंतर्गत अब हम लोग चर्चा करेंगे एक एडवर्टाइजिंग गेम की, एक विज्ञापन खेल की, एंड दिस इज द गेम ऑफ डोमिनेंट स्ट्रेटजी। ये खेल वो खेल है जिसके अंतर्गत प्रभुत्व रणनीतियों या प्रभावकारी रणनीतियों को हम सम्मिलित करते हैं। खेल के अंतर्गत दो खिलाड़ी हैं, दो फर्म हैं, ए और बी। दोनों फर्म की पे ऑफ मैट्रिक्स एडवर्टाइजिंग गेम की दी है। फर्म ए के पास दो रणनीतियां हैं, दोनों फर्म सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, तो दोनों के बीच में प्रतियोगिता होगी।
दोनों अपने बाजार के शेयर को, मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहेंगी और मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए फर्म ए के पास और बी के पास दो रणनीतियां हैं। दोनों के पास एक रणनीति है हाई एडवर्टाइजिंग बजट, ज़्यादा खर्च वाला प्रचार व्यय, और दूसरा लो एडवर्टाइजिंग बजट, कम खर्च वाला प्रचार बजट। सो हाई एडवर्टाइजिंग बजट एंड लो एडवर्टाइजिंग बजट, ये दो रणनीतियां दोनों के पास हैं। एडवर्टाइजिंग गेम की जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वो आपके सामने है, सामने दी हुई है। इसके आधार पे ये देखना है कि इस गेम में सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों फर्म्स की ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज क्या होंगी, ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होगी, बी की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होगी, हाई और लो एडवर्टाइजिंग बजट में से ए क्या चुनेगी और बी क्या चुनेगी, दोनों का चुनाव क्या होगा। खेल का हल यह बताता है कि दोनों फर्म ए तथा बी के लिए हाई एडवर्टाइजिंग बजट चुना जाएगा और हाई एडवर्टाइजिंग बजट की रणनीति जो फर्म ए और फर्म बी चुनेंगी, दोनों के लिए ये डोमिनेंट स्ट्रेटजीज होंगी। सो बोथ ए एंड बी हैव डोमिनेंट स्ट्रेटजीज। खेल में दोनों फर्म ए और बी के लिए जो रणनीतियां चुनी जाएंगी वो क्या होंगी, डोमिनेंट स्ट्रेटजी होंगी, जिसका अर्थ हुआ कि ए अपनी रणनीति जब चुनेगी तो यह उसकी स्पष्ट रणनीति होगी, उसको इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि बी की रणनीति क्या होगी, डोमिनेंट स्ट्रेटजी ऑफ ए। इसी प्रकार से फर्म बी जो रणनीति चुनेगी वह उसकी डोमिनेंट स्ट्रेटजी होगी। यहां फर्म बी जो रणनीति चुनेगी वहां बी को इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि ए के द्वारा चुनी गई रणनीति क्या है। ऐसे में खेल का हल यह बताता है कि दोनों फर्म ए तथा बी जो रणनीतियां चुनती हैं वह दोनों की डोमिनेंट स्ट्रेटजीज हैं। और वो डोमिनेंट स्ट्रेटजीज क्या है, फर्म ए हाई एडवर्टाइजिंग बजट चुनती है, फर्म बी वो भी हाई एडवर्टाइजिंग बजट चुनती है। ये कैसे होता है, हम दोनों फर्म के हिसाब से इस एडवर्टाइजिंग गेम की पे ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं। फर्म ए के दृष्टिकोण से सोचिए, मैट्रिक्स को देखिए और फर्म ए के निर्णय लेने की प्रक्रिया, सोचने की प्रक्रिया को समझिए। फर्म ए का सोचना है कि अगर मैंने हाई एडवर्टाइजिंग बजट चुना और बी ने भी हाई एडवर्टाइजिंग बजट चुना, तो ए का सोचना है मेरा गेन, मेरा फायदा 10 का है। अगर मैंने हाई एडवर्टाइजिंग बजट चुना और बी ने लो एडवर्टाइजिंग बजट चुना तो मेरा फायदा 15 का है। तो अगर मैंने हाई एडवर्टाइजिंग बजट चुना, उसने भी हाई चुना तो 10, मैंने हाई चुना और उसने लो चुना तो 15। इसके कंपैरिजन में फर्म ये सोचती है अगर मैंने लो एडवर्टाइजिंग बजट चुना और बी ने हाई एडवर्टाइजिंग बजट चुना तो मेरा फायदा 5, और अगर मैंने लो एडवर्टाइजिंग बजट चुना और बी ने भी लो एडवर्टाइजिंग बजट चुना तो मेरा फायदा 6। इस स्थिति में देखा जाए तो ए को लगता है कि लो एडवर्टाइजिंग बजट चुनने के कंपैरिजन में अगर मैं हाई एडवर्टाइजिंग बजट का चयन करूं तो बी अगर हाई एडवर्टाइजिंग बजट का चयन करेगा तो मेरा फायदा 10 का होगा, और अगर बी ने लो एडवर्टाइजिंग बजट का चयन किया तो मेरा फायदा 15 का होगा।
ये स्थितियां मेरे द्वारा अगर लो एडवर्टाइजिंग बजट का चयन किया जाए तो उसके विरोध में बी हाई एडवर्टाइजिंग बजट का चयन करे चाहे लो एडवर्टाइजिंग बजट का चयन करे, उससे बेहतर है। इसलिए ए को लगता है अगर वो हाई एडवर्टाइजिंग बजट चुनती है तो बी अगर हाई एडवर्टाइजिंग बजट को चुने या लो एडवर्टाइजिंग बजट को चुने, दोनों ही स्थितियों में उसको जो कुछ भी मिलेगा वो ए के द्वारा लो एडवर्टाइजिंग बजट को चुने जाने वाले मिलने वाले लाभ की तुलना में अधिक ही होगा। ऐसे में फर्म ए कभी भी लो एडवर्टाइजिंग बजट को नहीं चुनेगी, वो हमेशा हाई एडवर्टाइजिंग बजट को प्रिफर करेगी और वो तय करेगी कि हाई और लो के कंपैरिजन में मैं फर्म ए हाई एडवर्टाइजिंग बजट को चुनती हूँ और ये मेरी डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। आई विल नॉट चेंज माई स्ट्रेटजी, मैं हाई एडवर्टाइजिंग बजट पर ही रहूंगी, चाहे फर्म बी की स्ट्रेटजी हाई की हो चाहे लो की हो। ये एक ही चॉइस है। फर्म बी के दृष्टिकोण से देखा जाए, अभी तक हम लोगों ने रो वाइज एनालाइज की थी, अब बी की बात है तो बी को कॉलम वाइज देखिए। बी का सोचना है अगर मैंने हाई एडवर्टाइजिंग बजट का चयन किया और ए ने भी हाई एडवर्टाइजिंग बजट का चयन किया तो मेरा लाभ 5 है। अगर मैंने हाई एडवर्टाइजिंग बजट का चयन किया और ए ने लो एडवर्टाइजिंग बजट का चयन किया तो मेरा लाभ 10 का होगा। अर्थात हाई एडवर्टाइजिंग बजट को चुनने में बी का सोचना है या तो मुझको 5 मिलेगा या 10 मिलेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर बी ने लो एडवर्टाइजिंग बजट को चुना तो या तो उसको 3 मिलेगा या उसको 3 मिलेगा। अर्थात अगर बी ने लो एडवर्टाइजिंग बजट को चुना और ए ने हाई को तो 3 मिलेगा, और अगर बी ने लो को चुना और ए ने भी लो को चुना तो भी 3 मिलेगा। यानी कि बी के द्वारा लो एडवर्टाइजिंग बजट को चुनने की तुलना में अगर हाई एडवर्टाइजिंग बजट को चुना जाए तो या तो 5 मिलेगा या 10 मिलेगा, जो कि 3 और 3 के कंपैरिजन में अधिक है। इसलिए फर्म बी के लिए यह श्रेयस्कर होगा कि वो लो एडवर्टाइजिंग बजट को छोड़कर हाई एडवर्टाइजिंग बजट की ओर जाए। क्यों? क्योंकि या तो उसको 5 मिलेगा या उसको 10 मिलेगा, और ये दोनों ही में से कुछ भी मिले, ये 3 से तो ज्यादा है। ऐसे में फर्म बी अपनी रणनीति जो तय करेगी वो है हाई एडवर्टाइजिंग बजट, और ये फर्म बी की डोमिनेंट स्ट्रेटजी होगी। अर्थात फर्म बी हाई एडवर्टाइजिंग बजट को चुनेगी और निश्चित रूप से उस पर स्टिक करेगी। उसको इससे कोई लेना देना नहीं कि एक ही रणनीति लो एडवर्टाइजिंग बजट की होगी या हाई एडवर्टाइजिंग बजट की होगी। ऐसे में सॉल्यूशन जो निकला वो ए ने हाई एडवर्टाइजिंग बजट को चुना, ये उसकी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है। बी ने हाई एडवर्टाइजिंग बजट को चुना, ये उसकी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है। पूरी मैट्रिक्स में जो ऊपर बाएं हिस्से वाला सॉल्यूशन था 10-5, वो सॉल्यूशन होगा जहां ए और बी दोनों की हाई एडवर्टाइजिंग बजट की सिचुएशन होगी। ए का गेन 10 और बी का गेन 5 का होगा। ये नैश इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों की ये डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। ए बी सी पर रहेगी, बी चाहे जो कुछ करे, बी भी हाई पर रहेगी, ए चाहे जो कुछ करे। ये श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन है, ये नैश इक्विलिब्रियम है। ये नैश इक्विलिब्रियम क्यों है, ये नैश साम्य क्यों है? क्योंकि नैश संतुलन वह स्थिति होती है
जहां एक फर्म किसी दूसरी फर्म की रणनीतियां दिए होने पर अपनी ऐसी रणनीति का चयन करती है जिससे उसको सर्वोत्तम परिणाम मिले। न्याय संतुलन वह स्थिति होती है जहां एक फर्म किसी दूसरी फर्म की रणनीति दिए होने पर अपनी ऐसी रणनीति का चुनाव करती है कि उसको सर्वोत्तम परिणाम, बेस्ट रिजल्ट्स मिले। ऐसा ही खिलाड़ी एक सोचेगा, ऐसा ही खिलाड़ी दो सोचेगा। सो Nash equilibrium is commonly defined as a set of strategies or actions such that each player or firm is doing the best it can. Each player or firm is doing the best it can given the strategies of opponents. A फर्म बी के पास जो कुछ भी अवेलेबल है उसको देखते हुए अपना जो सर्वोत्तम तय करे। बी ए के पास जो दिया है उसको देखते हुए जो अपना सर्वोत्तम तय करे। उससे जो हल निकलता है, उससे जो समाधान निकलता है वो नैश समाधान है, वो नैश इक्विलिब्रियम है, जहां दोनों फर्म अपनी अपनी स्थितियों को देखते हुए, अपने अपोनेंट की रणनीतियों को देखते हुए अपनी अपनी बेस्ट रणनीतियों को चलती हैं जिससे उनको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। ऐसे में जो सोल्यूशन आता है वो नैश इक्विलिब्रियम है। ऐसे में जो हल आता है वो नैश समाधान है, वो नैश इक्विलिब्रियम है। अब जो गेम हम लोगों ने अभी देखा, जहां दिए गए खेल में दोनों फर्मों की जो रणनीतियां थी वो डोमिनेंट स्ट्रेटजीज थी, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि इस तरीके के खेलों में दोनों फर्मों की रणनीतियां डोमिनेंट स्ट्रेटजीज हों। परिस्थितियां अलग भी हो सकती। जैसे अगर इस गेम को हम थोड़ा मॉडिफाई कर दें, बदल दें और सेकंड रो और सेकंड कॉलम में जहां पहले 6 और 3 दिया हुआ था उसको हम बदल के 18 और 3 कर दें, तो इस मॉडिफाइड गेम में अब फर्म ए और बी दोनों की रणनीतियां डोमिनेंट स्ट्रेटजीज नहीं होंगी। अब दो संभावनाएं हो सकती हैं इस मॉडिफाइड गेम में। देखिए, जहां रो 2 और कॉलम 2 के पे ऑफ जो 6 और 3 थे उनको 18 और 3 कर दिया, बदल दिया, मॉडिफाई। बाकी सब चीजें वैसे ही हैं। तो इस सिचुएशन में दो चीजें होंगी, दो बातें। अगर फर्म बी पहले एक्ट करती है, फर्म बी पहले चलती है, पहले सोचती है, तो पहली बात तो यह होगी कि फर्म ए के लिए कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं होगी। फर्म ए की स्ट्रेटजी बी की स्ट्रेटजी पर डिपेंड करेगी। फर्म ए की कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं होगी, अर्थात फर्म ये नहीं डिसाइड कर लेगी कि मैं तो यही स्ट्रेटजी पर चलूंगा, मेरी स्ट्रेटजी फर्म ए नहीं है, ये नहीं सोचेगी कि मेरी स्ट्रेटजी यही होगी चाहे बी की कुछ भी हो, डोमिनेंट। यहां फर्म ए की स्ट्रेटजी डोमिनेंट नहीं होगी। फर्म ए की स्ट्रेटजी फर्म बी की एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी पर डिपेंड करेगी, उस पर निर्भर करेगी। जैसे अगर फर्म बी हाई एडवर्टाइजिंग बजट पर जाएगी
तो फर्म ए भी हाई एडवर्टाइजिंग बजट पर जाएगी, और अगर फर्म बी लो एडवर्टाइजिंग बजट पर जाएगी तो फर्म ए भी लो एडवर्टाइजिंग बजट पर जाएगी। अगर फर्म बी हाई एडवर्टाइजिंग बजट पर जाएगी तो ए भी हाई एडवर्टाइजिंग बजट पर जाएगी, और अगर फर्म बी लो एडवर्टाइजिंग बजट पर जाएगी तो ए भी लो एडवर्टाइजिंग बजट पर जाएगी। इसको मैट्रिक्स में देखिए। मान लीजिए बी ने तय किया, मॉडिफाइड गेम में बी ने तय किया हाई एडवर्टाइजिंग बजट। कॉलम पे देखिए, बी हाई एडवर्टाइजिंग बजट, तो बी की स्ट्रेटजी निश्चित हो गई। आप ए सोच रही है कि बी का अगर हाई एडवर्टाइजिंग बजट है तो मैंने भी अगर हाई एडवर्टाइजिंग बजट रखा तो मुझे 10 मिलेगा, 10 का गेन होगा। और अगर बी ने हाई एडवर्टाइजिंग बजट रखा और मैंने लो एडवर्टाइजिंग बजट रखा तो मुझे 5 का गेन होगा। बड़ा क्लियर है। अगर बी हाई एडवर्टाइजिंग बजट पर जाएगी तो ए के लिए बेहतर होगा कि ए भी हाई एडवर्टाइजिंग बजट पर जाए। इसी प्रकार अगर बी लो एडवर्टाइजिंग बजट पर जाती है, निश्चित करती है, फिर मैट्रिक्स को देखिए। बी ने निश्चित किया है कि वो लो एडवर्टाइजिंग बजट पर जाएगी। अब ए सोचती है कि बी अगर लो एडवर्टाइजिंग बजट पे गई और मैं अगर हाई पे गया तो मेरा गेन 15 है, और अगर मैं हाई लो एडवर्टाइजिंग बजट पे गया तो मेरा गेन 18 है। बी अगर लो एडवर्टाइजिंग बजट पर है तो मैं अगर हाई पर जाता हूं तो मेरा गेन 15 होगा, लेकिन बी अगर लो पे है और मैं भी अगर लो पे जाऊं तो मेरा गेन 18 होगा। क्लियर। अगर बी ने तय किया है कि वो लो एडवर्टाइजिंग बजट पर होगी तो ए भी अपने आप को लो एडवर्टाइजिंग बजट पर रखेगी। अब यहां ए का निर्णय बी के निर्णय के अनुसार है। अगर बी ने हाई तय किया तो ए भी हाई पर जाएगी, बी ने लो तय किया तो ए भी लो पर जाएगी। यहां ए की स्ट्रेटजी अब डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं रह गई। दूसरी बात, इसी मॉडिफाइड मैट्रिक्स को देखें। मान लिया जाए कि ए और बी दोनों फर्म एक साथ काम करती हैं। दे एक्ट, फर्म ए एंड बी एक्ट साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ काम करती हैं। अब ये देखना है कि अगर दोनों एक साथ काम करें तो ए का डिसीजन क्या होगा, ए का निर्णय क्या होगा। क्यों हम ये क्यों देखें कि ए का निर्णय क्या होगा? इसलिए देखें ए का निर्णय क्या होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि बी का निर्णय देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि बी की स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है। बी की स्ट्रेटजी एक डोमिनेंट स्ट्रेटजी होगी। एक्चुअली फर्म बी हैज डोमिनेंट स्ट्रेटजी ऑफ हाई बजट। तो ऐसी परिस्थितियों में जब बी की स्ट्रेटजी एक तय है कि एक हाई बजट स्ट्रेटजी होगी, लेकिन ए का तय नहीं है, तो डिसीजन ए का क्या होगा यह देखने की जरूरत है। कोई भी फर्म ये मानती है इम्परफेक्ट मार्केट में कि जो फर्म है, मैं अगर उपलब्ध रणनीतियों में से एक सही अपने लिए बेस्ट रणनीति का चयन कर रही हूं, जितना दिमाग लगा के, जितना समझदारी से मैंने काम किया, फर्म ये जानती है कि दूसरी फर्म भी उतना ही रैशनली, उतना ही विवेकशील तरीके से काम करती है। फर्म खेल सिद्धांत में, मार्केट में फर्म ये मानती हैं कि फर्म्स एक्ट रैशनली, फर्म विवेकशील तरीके से काम करती हैं। और जब फर्म ए और बी दोनों विवेकशील तरीके से काम कर रही हैं और यहां पर यह क्लियर है कि बी को सोचने की जरूरत नहीं है,
बी की स्ट्रेटजी डोमिनेंट स्ट्रेटजी है, और जो बी की स्ट्रेटजी डोमिनेंट स्ट्रेटजी है वो हाई बजट स्ट्रेटजी है। मॉडिफाइड गेम को फिर देखिए, बी की स्ट्रेटजी हाई बजट डोमिनेंट क्यों है? बी के हिसाब से सोचिए, कॉलम वाइज मॉडिफाइड गेम में बी का सोचना है, मैंने अगर हाई बजट को अपनाया, ए ने भी हाई बजट को अपनाया तो मेरा गेन 5, मैंने हाई को अपनाया, ए ने लो को अपनाया तो मेरा गेन 10। तो मैंने अगर हाई को अपनाया, उसने भी हाई को अपनाया तो 5, मैंने हाई को अपनाया, ए ने लो को अपनाया तो मेरा गेन 10। लेकिन मैंने अगर लो बजट को अपनाया, बी ने अगर लो बजट को अपनाया और ए ने हाई को, तो बी का गेन 3, और बी ने अगर लो को अपनाया और ए ने भी लो को अपनाया तो भी बी का गेन 3। यानी कि बी अगर लो बजट की स्ट्रेटजी को अपनाती है तो उसका गेन 3 ही होगा, चाहे ए हाई पर रहे या लो पर रहे। बी के द्वारा लो बजट स्ट्रेटजी को अपनाने पर उसका गेन 3 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर बी हाई बजट स्ट्रेटजी को अपनाती है तो या तो उसका गेन 5 होगा या 10 होगा, और ये दोनों ही फिगर 5 और 10 3 से ज्यादा है, इसलिए कोई सोचने की जरूरत ही नहीं। चाहे 5 मिले चाहे 10 मिले, 3 से तो ज्यादा मिलेगा। अर्थात बी के लिए स्पष्ट है कि बी हाई बजट रणनीति पर रहेगी, यह बी की डोमिनेंट स्ट्रेटजी होगी। सवाल अब ये उठता है कि बी की स्थिति अगर स्पष्ट है लेकिन ए की स्थिति स्पष्ट नहीं है, ऐसे में अगर दोनों फर्म साथ साथ निर्णय लें तो ए का निर्णय क्या होगा? जबकि यह स्पष्ट है कि बी का निर्णय क्लियर है, हाई बजट। अब फर्म ए सोचती है कि बी की स्थिति तो स्पष्ट है कि भाई बी तो हाई बजट पर ही रहेगी, अब निर्णय मुझे लेना है ए को कि मैं क्या करूं, मेरी रणनीति क्या हो। यहां अब फर्म ए सोचती है कि फर्म बी विल एक्ट रैशनली and firm B will select high advertising budget strategy. So keeping that fact in mind, what should be my strategy? मेरी रणनीति क्या हो, मेरी रणनीति क्या हो? तो बी की स्ट्रेटजी क्लियर है, डोमिनेंट स्ट्रेटजी, हाई बजट स्ट्रेटजी। इसको देखकर ए का सोचना है कि मैंने अगर हाई बजट स्ट्रेटजी को अपनाया, जबकि ये क्लियर है कि बी की रणनीति हाई बजट की है, तो मैंने ए का सोचना है, मैंने अगर हाई बजट को अपनाया तो मेरा गेन 10, मैंने अगर लो को अपनाया तो मेरा गेन 5। तो जब ये क्लियर है कि बी हाई बजट स्ट्रेटजी को अपनाएगी, तो मैंने अगर हाई को अपनाया तो मेरा गेन 10, मैंने अगर लो को अपनाया तो मेरा गेन 5। तो बड़ा क्लियर है कि मुझे हाई बजट स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए। यह सोचकर फर्म ए बी के द्वारा हाई बजट स्ट्रेटजी को चुने जाने की स्थिति में ए खुद भी हाई बजट स्ट्रेटजी को चुनेगी, और अगेन एक बार फिर हमको नैश साम्य की प्राप्ति होगी, जहां ए और बी दोनों की ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज हाई बजट की होंगी। ए हाई बजट स्ट्रेटजी, बी हाई बजट स्ट्रेटजी, अगेन नैश इक्विलिब्रियम साम्य। नैश इक्विलिब्रियम इस बात को स्पष्ट करता है दैट ईच फर्म इज डूइंग इट्स बेस्ट, ईच फर्म इज डूइंग इट्स बेस्ट given what the competitor is doing, given what the competitor is doing. In certain games there is no Nash equilibrium, while in some other games there may be
सेवरल नैश इक्विलिब्रिया। कई खेलों में कोई जरूरी नहीं है कि नैश शामिल हो, और कई खेलों में एक से अधिक नैश शामिल भी हो सकते हैं। नैश इक्विलिब्रियम एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। इस बात को हम एक प्रोडक्ट चॉइस गेम में देख सकते हैं, जहां नैश इक्विलिब्रियम, नैश बिंदु है भी और एक से ज्यादा है। प्रोडक्ट चॉइस प्रॉब्लम, दो फर्म हैं ए और बी, दोनों क्लोज सब्स्टिट्यूट बना रही हैं, मार्केट में सेल करना है। दोनों फर्म डिसाइड करती हैं कि मार्केट में दो तरीके के जूस को लॉन्च करने का स्कोप है। दो तरीके के जूस बाजार में बनाकर बेचे जा सकते हैं जो बिकेंगे, जिसका स्कोप है। एक जूस है ऑरेंज फ्लेवर का और दूसरा जूस है लेमन फ्लेवर का। जूस विद लेमन फ्लेवर, जूस विद ऑरेंज फ्लेवर, दोनों जूस बनाने वाली कंपनियां हैं। जूस बनाएंगी दोनों और बेचेंगी बाजार में। दोनों के पास दोनों विकल्प हैं। फर्म ए ऑरेंज फ्लेवर का भी जूस बना के बेच सकती है, लेमन फ्लेवर का भी, और यही दोनों विकल्प फर्म बी के लिए भी खुले। अगर फर्म ए और बी दोनों नॉन कोऑपरेटिव बेसिस पर, गैर सहयोगी तरीके से, बिना कम्युनिकेशन बातचीत के गैर सहयोगी तरीके से निर्णय लें, तो दोनों फर्म इस बात की कोशिश करेंगी। फर्म ए भी सोचेगी कि मैं लेमन फ्लेवर का भी जूस बना के बेचूं और ऑरेंज फ्लेवर का भी जूस बना के बेचूं, ताकि मेरे दोनों तरीके के फ्लेवर का जूस मार्केट में बिके, मेरा रेवेन्यू और प्रॉफिट ज्यादा हो। फर्म बी भी यही सोचेगी कि मैं भी दोनों तरीके के फ्लेवर का जूस बना के बेचूं, मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट ज्यादा होगा। और अगर ऐसा होता है तो फर्म ए, फर्म बी दोनों ही ऑरेंज और लेमन फ्लेवर के जूस बनाएंगी और बेचेंगी। ऐसे में जो पे ऑफ मैट्रिक्स आपको दी है, इसमें देखिए, अगर फर्म ए लेमन फ्लेवर बनाती है और फर्म बी ऑरेंज फ्लेवर बनाती है, अगर फर्म ए ऑरेंज फ्लेवर बनाती है और फर्म बी उसने भी ऑरेंज फ्लेवर बना दिया, तो मान लीजिए 100 लोगों में ये बिकना था। अब दोनों फर्मों ने ऑरेंज फ्लेवर बना दिया, तो किसी एक फर्म को पूरे बाजार का फायदा नहीं मिलेगा। पूरे बाजार में उपभोक्ताओं में ऑरेंज फ्लेवर का जूस बेचने में ए और बी दोनों के जूस मार्केट में है, प्रतियोगिता हो जाएगी। और ऑरेंज की स्थिति में हमको पे ऑफ दिख रहा है -10, अर्थात दोनों का गेन -10 है, अर्थात दोनों को नुकसान है। ऐसे ही अगर दोनों का जूस लेमन फ्लेवर का है, ए का भी लेमन, बी का भी लेमन, तो एक बार फिर बाजार में दोनों के जूस में कंपटीशन होगा, और जो पे ऑफ है वो ये बताते हैं, ए का गेन -10, बी का गेन -10, यानी कि दोनों को नुकसान होगा गैर सहयोगी स्थितियों में। लेकिन अगर इसके विपरीत दोनों फर्म बातचीत करें और फर्म ए लेमन बना ले और बी
ऑरेंज बना ले, तो पूरे मार्केट में लेमन जूस अकेले ए सप्लाई करेगी और पूरे मार्केट में ऑरेंज जूस केवल बी सप्लाई करेगी। अगर ए लेमन बनाए और बी ऑरेंज, तो पूरे मार्केट में लेमन जूस केवल ए सप्लाई करेगी और पूरे मार्केट में ऑरेंज जूस केवल बी सप्लाई करेगी। या इसका उल्टा, फर्म ए ऑरेंज जूस बना ले और बी लेमन जूस बना ले, तो पूरे मार्केट में ऑरेंज जूस ए सप्लाई करेगी और लेमन जूस बी सप्लाई करेगी। ऐसे में पे ऑफ मैट्रिक्स बताती है कि दोनों के लिए, इन दोनों ही स्थितियों में, ए लेमन बी ऑरेंज पे ऑफ हैं 20-20, ए ऑरेंज बी लेमन पे ऑफ हैं 20-20, दोनों को प्लस, यानी कि दोनों को लाभ होगा। तो चाहे ए लेमन और बी ऑरेंज को चुना जाए, वहां भी 20-20 है, या ए ऑरेंज और बी लेमन को चुना जाए, वहां भी 20-20 है। इन दोनों में से कोई भी बात ए और बी स्वीकार कर सकती है। हम ऑरेंज बनाएंगे, आप लेमन बनाइए। ऑरेंज का पूरा मार्केट मेरा, लेमन का पूरा मार्केट आपका, 20-20। हम लेमन बनाएंगे, आप ऑरेंज बना लीजिए। लेमन का पूरा मार्केट मेरा, ऑरेंज का पूरा मार्केट आपका, 20-20। यहां दो नैश इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दो नैश साम्य बिंदु हैं। तो किसी भी समस्या में जो नैश इक्विलिब्रियम है, कहीं हो सकता है नैश साम्य ना हो, कहीं एक हो, कहीं दो, यानी कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं।